हाय फ्रेंड, मैं हूं बबली और आप सभी का स्वागत करती हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद बबली में। ये वीडियो उन सभी स्टूडेंट के लिए हेल्पफुल है जो झारखंड जीएसएससी, जेएसएससी, सीजीएल और जेपीएससी की तैयारियों में लगे हुए हैं। आज के क्लास में हम लोग जानेंगे झारखंड के वन्यजीव अभयारण्य के बारे में। ये टॉपिक हमारा बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि एग्ज़ाम में इससे रिलेटेड 1 या 2 क्वेश्चन ज़रूर से ज़रूर पूछ दिए जाते हैं। तो चलिए आते हैं हम लोग आज का क्लास में वन्यजीव अभयारण्य के बारे में जानते हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों, हमारा झारखंड है उसमें एक राष्ट्रीय उद्यान भी है जिसके बारे में हम लोग पहले डिस्कस करेंगे क्योंकि वो एक ही है, इसलिए हमें उसे बताने में ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा और ये छूटेगा भी नहीं क्योंकि ये एक है और हो सके छूट जाए बाद में, इसलिए हम चाहे हैं कि इसी में इंक्लूड कर दें। तो चलिए हम लोग पहले राष्ट्रीय उद्यान के बारे में डिस्कस करेंगे, उसके बाद वन्यजीव अभयारण्य के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए आज का क्लास हम लोग शुरू करते हैं। राष्ट्रीय उद्यान, ये जो राष्ट्रीय उद्यान है ये बेतला राष्ट्रीय उद्यान जो कि एकमात्र नेशनल पार्क है झारखंड का और ये लातेहार में स्थित है और इसकी स्थापना 1986 में हुआ था। और ये जो नेशनल पार्क है यानी कि बेतला राष्ट्रीय उद्यान, इसमें विश्व में सबसे पहली बार यानी टोटल वर्ल्ड में पहली बार यहाँ पर बाघों की जनगणना हुई थी, इसलिए ये हमारा जो टॉपिक है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। और जो बाघों की पहली बार जनगणना हुई थी वो 1932 ईस्वी में हुई थी, जिसके लिए ये जो हमारे केंद्र सरकार है उसे बेतला राष्ट्रीय उद्यान को बाघ परियोजना के अंतर्गत रखा है। और ये ना केवल झारखंड के स्टूडेंट को लेके या फिर झारखंड एग्ज़ाम के लिए ही इम्पोर्टेंट नहीं, बल्कि सेंट्रल एग्ज़ाम यानी कि जो केंद्र जॉब होते हैं या उनके एग्ज़ाम जो होते हैं उनके लिए भी ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि यहाँ पे वर्ल्ड में पहली बार बाघों की जनगणना हुई थी। तो चलिए इसका जो पिक है हम लोग देखते हैं। ये जो नेशनल पार्क है इनकी जो मुख्य द्वार है वो है उनका पिक है। और देखिए हमने जैसा बताया कि 1932 में पहली बार यहाँ बाघों की जनगणना हुई थी और यह झारखंड का एकमात्र नेशनल पार्क है। या फिर ऐसा भी आपसे क्वेश्चन पूछ दिया जा सकता है कि झारखंड का एकमात्र नेशनल पार्क कौन सा है, तो ये हो जाएगा बेतला राष्ट्रीय उद्यान। या फिर ऐसा भी क्वेश्चन दे सकता है कि विश्व में सबसे पहली बार बाघों की जनगणना कब और कहाँ हुई थी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1932 ईस्वी में जनगणना हुई थी और बेतला राष्ट्रीय उद्यान में इसकी जनगणना हुई थी। तो चलिए अब आते हैं हम लोग वन्यजीव अभयारण्य के बारे में। झारखंड में टोटल यानी कि कुल 11 वन्यजीव अभयारण्य है और आइए जानते हैं हम लोग कि 11 वन्यजीव अभयारण्य कौन कौन से हैं और इनमें खास बात क्या है और इसकी स्थापना कब हुई थी और वो सब कहाँ कहाँ स्थित है, ये सब के बारे में हम लोग जानेंगे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। हमारा पहला है पलामू अभयारण्य, हजारीबाग अभयारण्य, कोडरमा अभयारण्य, लावालौंग अभयारण्य, पारसनाथ अभयारण्य, महुआ डांड भेड़िया अभयारण्य, दालमा अभयारण्य, तोपचाची अभयारण्य, पालकोट अभयारण्य, उधवा झील अभयारण्य और राजमहल पक्षी विहार अभयारण्य। ये जो है ये हमारे टोटल 11 थे यानी 11 वन्यजीव अभयारण्य है। अब इसके बारे में हम लोग डिटेल जानते हैं। पहला है हमारा पलामू अभयारण्य। इसके नाम से ही पता चल जाता है कि ये पलामू में स्थित है, इसलिए इसके जो स्थान है उसके बारे में हमें ज़्यादा रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि ये जो है ये पलामू, तो नाम से ही पता चल जाता है कि ये पलामू अभयारण्य पलामू में स्थित है। तो इसकी स्थापना जो थी ये 1976 ईस्वी में हुआ है और ये खासकर हाथी, सांभर ये जीवों के लिए प्रसिद्ध है। और इसका जो झारखंड में क्षेत्रफल है यानी कि ये जो इनका जो अभयारण्य है ये टोटल 794.33 वर्ग मीटर में फैला हुआ है। हमारा नेक्स्ट है हजारीबाग अभयारण्य। ये जो इसका भी नाम से ही पता चल रहा है कि ये भी हजारीबाग अभयारण्य है, तो हजारीबाग में ही है होगा क्योंकि नाम ही दिया गया है हजारीबाग अभयारण्य, तो इसके जगह को लेके आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं होगी।
और ये जो अभ्यारण्य है ये तेंदुआ, सांभर और हिरन के लिए प्रसिद्ध है। और इसकी भी स्थापना जो है ये 1976 ईस्वी में हुआ था। और इसका जो क्षेत्रफल है, इसका क्षेत्रफल 186.25 वर्ग किलोमीटर है, यानी 186.25 वर्ग किलोमीटर है। और तीसरा है कोडरमा अभ्यारण्य। कोडरमा अभ्यारण्य इसकी स्थापना 1985 ईस्वी में हुआ था। और इसमें और एक बात क्या है कि इसमें जो तेलैया पक्षी विहार है, यानी कि वन जीव अभ्यारण्य तो है ही, और इसके साथ साथ एक पक्षी विहार, तेलैया पक्षी विहार, ये भी कोडरमा में ही स्थित है। इसलिए हम इसे इंक्लूड कर दिए हैं ताकि आप भूलें नहीं। और ये जो आप तीनों पढ़े, हजारीबाग अभ्यारण्य, कोडरमा अभ्यारण्य और एक पलामू अभ्यारण्य, ये उतने ज़्यादा हार्ड थे नहीं और ये बहुत ज़्यादा एग्ज़ाम में पूछते नहीं हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर में आप क्वेश्चन निकाल के देख ले तो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा नहीं गया है इससे, बस 1-2 बार पूछा गया है। इसलिए इसके बाद जो हमारा जो टॉपिक होगा वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा। और हमने ये सभी को इसलिए बता दिए क्योंकि अगर आपसे कभी क्वेश्चन पूछ दे एग्ज़ाम में, क्योंकि एग्जामिनर का तो कोई भरोसा नहीं, वो कब क्या कौन सा क्वेश्चन कर दे ये तो कोई नहीं जानता। इसलिए अगर आपसे ऐसा क्वेश्चन आए तो आप आराम से उसे आंसर दे सकते हैं। आप क्वेश्चन देके हड़बड़ाइएगा नहीं अगर आप जाने हुए रहेंगे तो चलिए हम लोग अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। हमारा नेक्स्ट है लावालौंग अभ्यारण्य। ये अभ्यारण्य जो है लावालौंग, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि इससे हमेशा क्वेश्चन पूछ ही दिए जाते हैं। और ये जो अभ्यारण्य है लावालौंग, ये चतरा में स्थित है। लावालौंग अभ्यारण्य चतरा में स्थित है और इसकी स्थापना जो हुई थी वो 1978 में हुई थी। और ये जो इसका जो क्षेत्रफल है ये 207.00 वर्ग किलोमीटर में है। माफ़ कीजिएगा दोस्तों, यहाँ पे वर्ग किलोमीटर होगा। तो चलिए आगे चलते हैं। आगे है हमारा पारसनाथ अभ्यारण्य। पारसनाथ अभ्यारण्य ये गिरिडीह में स्थित है और इसकी स्थापना जो है ये 1981 ईस्वी में हुई थी। और इसका जो क्षेत्रफल है यह 49.33 वर्ग किलोमीटर में स्थित है। और पारसनाथ अभ्यारण्य से और एक चीज़ हम रिलेट करना चाहते हैं कि जो पारसनाथ अभ्यारण्य, ये तो अभ्यारण्य है और एक पारसनाथ पहाड़ी है, ये दोनों जो है ये गिरिडीह में ही स्थित है। अगर आपसे पारसनाथ से या फिर सिंपली अगर पारसनाथ से कोई भी आपसे क्वेश्चन पूछ दे तो आप आराम से जवाब दे दीजिएगा गिरिडीह, क्योंकि उसका राइट आंसर गिरिडीह ही होगा। या फिर पारसनाथ अभ्यारण्य हो या पारसनाथ पहाड़ी, ये दो चीज़ हैं। या फिर आप एक चीज़ दिमाग में डाल लीजिए कि पारसनाथ से कोई भी क्वेश्चन आए तो अगर पूछ दिए कि पारसनाथ कहाँ है या फिर पारसनाथ अभ्यारण्य कहाँ है या फिर पारसनाथ पहाड़ी कहाँ है, तो उसका राइट आंसर या फिर आप आँख बंद करके उसका गिरिडीह आंसर डाल दीजिएगा, क्योंकि ये जो है ये दोनों गिरिडीह में ही है। और पारसनाथ पहाड़ी वो जो है वो खासकर बौद्ध और जैन धर्म जो है उनके लिए ज़्यादा महत्व है, क्योंकि जो पारसनाथ पहाड़ी है उसमें तीर्थंकर जो होते हैं वो 24वें तीर्थंकर ऋषभ वो पारसनाथ पहाड़ी में ही आए थे। वो जो मंदिर बना हुआ है और उसकी जो लंबाई है वो 1365 मीटर है। तो ये सब हम लोग जाने पारसनाथ के बारे में, पारसनाथ पहाड़ी के बारे में और ये पारसनाथ अभ्यारण्य के बारे में। तो चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं। ये देखिए ये पारसनाथ पहाड़ी की पिक्चर है। अब हम लोग आते हैं महुआ डांड भेड़िया अभ्यारण्य। इसकी जो स्थापना हुई थी ये 1976 ईस्वी में हुई थी और ये लातेहार में स्थित है। और इसका जो क्षेत्रफल है वो 63.25 वर्ग किलोमीटर है। आइए अब हम आते हैं दालमा अभ्यारण्य के बारे में। ये जो दालमा अभ्यारण्य है ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसलिए ये आप लोग ज़रूर से ज़रूर कर लें। दालमा अभ्यारण्य ये जो है ये पूर्वी सिंहभूम में स्थित है।
और ये जो अभ्यारण्य है ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट इसलिए हो जाता है कि पूर्वी सिंहभूम जो जगह है इसमें बहुत सारे जो स्टील प्लांट्स सब है वहाँ पे, इसलिए वहाँ से क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं। क्योंकि जो पूर्वी सिंहभूम है ये जमशेदपुर के जस्ट बगल में है और वहाँ पे जो स्टील प्लांट है वो जिसकी स्थापना 1907 ईस्वी में हुई थी वो भी पूर्वी सिंहभूम के ही क्षेत्र में आता है, इसलिए ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। और इसकी जो स्थापना हुई थी वह 1976 ईस्वी में हुई थी। दालमा अभ्यारण्य की स्थापना 1976 ईस्वी में हुई थी। और ये जो अभ्यारण्य है ये खासकर हाथी, सांभर और हिरन के लिए ज़्यादा प्रचलित है और बहुत ज़्यादा हाथी के लिए प्रचलित है। या फिर आपसे डायरेक्ट अगर क्वेश्चन पूछ दे कि दालमा अभ्यारण्य किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध है, तो अगर वहाँ पे हाथी, सांभर, हिरन और भी ये तीनों ऑप्शन दिया रहे तो आपको राइट आंसर हाथी में ही करना है, क्योंकि हाथी जो है वहाँ के लिए सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है। और जो यहाँ पे दालमा अभ्यारण्य है यहाँ पर देश में पहली बार 26 सितंबर 2001 को हाथी परियोजना चलाया गया था, इसलिए ये हमारा जो दालमा अभ्यारण्य है ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। और इसे सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा यानी केंद्र सरकार द्वारा गज आरक्षण दिया गया है, यानी गज आरक्षण दिया गया है। इस चीज़ को आप लोग ध्यान से नोट कर ले या फिर लिख ले कहीं पे। और इसका जो क्षेत्रफल है यह 193.22 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। तो चलिए हम लोग आते हैं अब तोपचांची अभ्यारण्य के बारे में। और जो तोपचांची अभ्यारण्य है ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हमने कहा था कि लवालौंग के बाद जो अभ्यारण्य स्टार्ट होंगे वो सारे के सारे इम्पोर्टेंट होंगे। और ये जो तोपचांची अभ्यारण्य है ये धनबाद में स्थित है और इसकी स्थापना 1978 ईस्वी में हुई थी। और इसका जो क्षेत्रफल है वो 8.75 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। ये बहुत ज़्यादा बड़ा तो नहीं है लेकिन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसमें इम्पोर्टेंट ये है कि जो तोपचांची अभ्यारण्य है इसके मध्य में ही यानी कि इसके बीच में ही एक हरी पहाड़ी इसके बीच से गुजरती है, इसलिए ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। अगर आपके एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन पूछ दे कि हरी पहाड़ी कहाँ स्थित है तो ये तोपचांची अभ्यारण्य में स्थित है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्योंकि तोपचांची जो अभ्यारण्य है वो 8.75 जो वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है उसी के बीच में ये हरी पहाड़ी पड़ता है, इसीलिए ये जो तोपचांची अभ्यारण्य है वो इम्पोर्टेंट हो जाता है। आइए अब हम लोग आते हैं पालकोट अभ्यारण्य के बारे में। पालकोट अभ्यारण्य इसकी स्थापना 1990 ईस्वी में हुई थी और यह पालकोट अभ्यारण्य यह गुमला में स्थित है और एक पालकोट अभ्यारण्य भी गुमला में स्थित है और पालकोट जो है वो भी गुमला में स्थित है। जैसे कि पारसनाथ के बारे में हम लोग जाने थे, पारसनाथ पहाड़ी और पारसनाथ अभ्यारण्य तो वो गिरिडीह में थी, उसी प्रकार पालकोट और पालकोट अभ्यारण्य वो गुमला में है। इसी तरह अगर पालकोट से अगर पूछ दे पालकोट अभ्यारण्य कहाँ है या पालकोट कहाँ है तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, आपको राइट आंसर गुमला लगा देना है और इसका राइट आंसर गुमला हो जाएगा। और इसका जो क्षेत्रफल है यह 183.18 वर्ग किलोमीटर है, यानी कि झारखंड के 183.18 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। तो चलिए अब आते हैं उधवा झील अभ्यारण्य में। ये उधवा झील अभ्यारण्य है ये साहेबगंज में स्थित है। साहेबगंज डिस्ट्रिक्ट से कुछ दूर जो राजमहल क्षेत्र है वहाँ पे ये स्थित है और इसकी स्थापना 1991 ईस्वी में हुई थी और इसका क्षेत्रफल जो है वो 5.65 वर्ग किलोमीटर है। आइए इसके बारे में कुछ जान लेते हैं। क्योंकि उधवा झील अभ्यारण्य जो है ये राजमहल के क्षेत्र में पड़ते हैं, इसलिए ये इसमें क्या होता है कि उधवा झील अभ्यारण्य में ये खासकर पक्षियों के लिए विख्यात है। आइए अब आते हैं
देखिए ये पक्षी हैं, ये प्रवासी जो पक्षी है वो आते हैं यहाँ पे ठंड के मौसम में। यहाँ पे बहुत ज़्यादा जो विदेशी पक्षी है वो आते हैं, इसलिए ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। और एक चीज़ इसमें था कि जो राजमहल का क्षेत्र है वो वहाँ पे जो कपास की खेती होती है ना, वो झारखंड में सिर्फ राजमहल के क्षेत्र में ही कपास की खेती होती है। और राजमहल और एक इंक्लूड करना हम भूल गए हैं, और एक है राजमहल पक्षी क्षेत्र या फिर राजमहल पक्षी विहार। वहाँ पे क्या है कि एक जीवाश्म उद्यान है जिसको नेचर क्लब द्वारा स्थापना किया गया था। राजमहल पक्षी विहार वो जीवाश्म के लिए प्रसिद्ध है, वहाँ पे जीवाश्म भी पाया जाता है, और जो प्रवासी पक्षी है वो भी आते हैं जो देश विदेश से। और जीवाश्म उद्यान को नेचर क्लब द्वारा स्थापित किया गया था। तो चलिए हम लोग आते हैं अब तेनूघाट पक्षी विहार। जब पक्षी विहार के बारे में हम बता ही रहे हैं तो मात्र 2-3 पक्षी विहार हैं झारखंड में, जिसे इसी वीडियो में इंक्लूड कर दिया गया है, क्योंकि फिर से मात्र 2-3 है तो इसे दूसरे वीडियो में बताना सही नहीं रहता, इसलिए हमने इसी में इंक्लूड कर दिया है। एक है तेनूघाट पक्षी विहार और ईचागढ़ पक्षी विहार। जो तेनूघाट पक्षी विहार है ये बोकारो में स्थित है, और जो ईचागढ़ पक्षी विहार है ये सरायकेला खरसावा में स्थित है। तो आई होप कि आप लोगों को आज का वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आया हो। अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर दीजिए। आज के लिए बस इतना ही, लेते हैं आपसे विदा। धन्यवाद।